इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में जो है ये एक एमेलगमेशन पॉइंट है इंटेलेक्चुअल्स का, सोशलाइट का और एक ब्यूरोक्रेसी का। द मच एंटिसिपेटेड इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर विच इज़ ऑन 11th of August। सर आप भी एक ऑफिस बेयरर के लिए आप भी खड़े हो रहे हैं। क्या आप में ऐसा खासियत है या आपके पैनल में ऐसी खासियत है जो हम एंटिसिपेट करें कि एक नई टीम और एक जुझारू टीम और एक क्या कहते हैं एक वर्क ओरिएंटेड टीम बनेगी इस बार इस इंडियन इस्लामिक सेंटर, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एमेलगमेशन पॉइंट एज आई सेड, एंड ऑल्सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ इंटेलेक्चुअल सेंटर। Thank you, Prakhar ji, for inviting me to express my views on the issue of India Islamic Cultural Center elections. I am Dr. Rahmatullah and contesting for the post of Board of Trustee. जैसा कि आपने कहा 11 अगस्त को इस साल इलेक्शन होना है। हर 5 साल पर इसका इलेक्शन होता है, इसका चुनाव होता है। उसमें कुल 13 लोग इलेक्ट होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट एक है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, 7 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं एंड मेंबर एग्जीक्यूटिव 4 होते हैं। इस बार का इलेक्शन बाकी सारे इलेक्शन से इसलिए डिफरेंट है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इसके वोटर्स हैं, जो इसके लाइफ मेंबर्स हैं, बहुत ही अवेयर हैं। और चूंकि लंबे दिनों से पिछले 20 साल से एक ही जो सेट ऑफ पैनल्स है वो जीत कर आ रहा था, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो उसके प्रेसिडेंट थे पहले वो 75 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो इस बार आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इस बार जो इसके वोटर हैं वो चाह रहे हैं, और लंबे दिनों तक एक ही सेट रहा, एक ही लोग रहे वहाँ उस पर बने हुए थे। एक तरह का स्टैग्नेशन आ गया है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या एक पानी का बहाव अगर रुक जाता है तो वो पानी गंध देने लगता है। तो अब जो इसके वोटर हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा सेंटर है जहां से मुसलमानों की आवाज़, मुसलमानों के कल्चर को दुनिया में सुना जा सके। उस सेंटर में स्टैग्नेशन की कोई सूरत बने। इसलिए इस बार ऐसे लोग हैं कि जिनको चुनने के लिए जो वोटर्स हैं बहुत ही अवेयर है। अब जहां तक हमारी बात है, हमारे पैनल की बात है, हमारी टीम की बात है, एक तो पैनल सिस्टम जो हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। वो बिहार के IAS ऑफिसर हैं, 79 बैच के, रिटायर्ड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे जहाँ से वो रिटायर किए हैं। बिहार की नंबर 1 मुस्लिम फैमिली है, बहुत ही बड़े जमींदार थे वो। उनकी फैमिली में सभी लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। उनके ससुर, जिनको लोग नाम से जानते हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, सैयद शहाबुद्दीन साहब, जिनको लोग नाम से जानते हैं। उनकी वाइफ बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, परवीन अमानुल्लाह साहब। और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अफजल अमानुल्लाह साहब, वो खुद ही देश की जो सबसे अच्छा कॉलेज है सेंट स्टीफेंस, उसके प्रोडक्ट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर रहे। वो सऊदी अरब में रहे, कौंसल जनरल रहे, 4 साल रहे वहाँ। एक दफ़े जस्ट मैं एक रनिंग मैटर में आपसे कहना चाहता हूँ कि एक दफ़े आग लग गई वहाँ हज के दौरान, और ये इनकी टीम उसकी इंक्वायरी कर रही थी। इन्होंने इंक्वायरी में अपनी जो फाइंडिंग रिपोर्ट है ये दी कि वो जो आग लगी है वो सऊदी अरब की सिक्योरिटी की गलती से लगी है। अब इसका प्रेशर इतना दबाव हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट को सऊदी के शेख ने कहा, सऊदी के जो किंग हैं उन्होंने कहा कि आप अपने ऑफिसर से ये कहिए कि या तो रिपोर्ट चेंज करें या आप अपने उस ऑफिसर को विड्रॉ कीजिए। इन्होंने स्टैंड लिया अफजल अमानुल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश बैक होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करूंगा। तो ये उनका बाद में फिर उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट की गई, और फिर वहाँ इतना अच्छा इंतजाम हुआ कि उसके बाद से आग लगने की बड़ी घटना नहीं हुई है। तो इस तरह का स्ट्रेचर है। उनके छोटे भाई, अफजल अमानुल्लाह साहब के छोटे भाई सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्ट्रेचर है उनका। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ही इज अ मैन ऑफ इंडोमिटेबल डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल। वो जब जो चाहते हैं, बिहार में कब्रिस्तान में हमेशा इंक्रोचमेंट को लेकर के हमेशा कॉमनल राइट्स हुआ करते थे। जब वो बिहार में होम सेक्रेटरी थे, लगभग 4 साल तक वो होम सेक्रेटरी थे, उस वक्त उनके डिसीजन की वजह से पूरे बिहार में गवर्नमेंट के पैसे से सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई। और आज यह हाल है कि बिहार में अब कॉमनल राइट्स नहीं होते हैं, या कब्रिस्तान वगैरह के जो इंक्रोचमेंट की वजह से।
तो हर लोग जो है अभी जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो भी वोटर्स हैं वो बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से अफजल अमानुल्लाह साहब की तरफ देख रहे हैं, उनकी टीम की तरफ देख रहे हैं। उनकी टीम में सभी लोग हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बदरुद्दीन खान साहब हैं, वो ऑलरेडी पहले वहाँ सेक्रेटरी रह चुके हैं। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने अपने ज़माने में किया था, और जिसकी वजह से वहाँ जो एक स्टैग्नेशन था उन सभी ने उनका अपोज किया। न सिर्फ अपोज किया बदरुद्दीन खान साहब का, बल्कि उनकी प्राइमरी मेंबरशिप से भी उनको ख़त्म कर दिया था। ये रियली थैंक गॉड कि कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद, और अभी जो वहाँ कोर्ट के ऑब्जर्वर बैठे हैं उन्होंने, और फिर जो कमेटी बैठी उन्होंने फिर से उनकी मेंबरशिप को रिइंस्टेट कर दिया है। उसके बाद उनमें सुप्रीम कोर्ट के 2 एडवोकेट हैं अफजल अमानुल्लाह साहब के पैनल में। मैं एक एग्रीगेटेड जर्नलिस्ट हूँ, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। मेरी वाइफ इग्नू में प्रोफेसर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जितने भी लोग हैं जो टीम अफजल अमानुल्लाह की, उसमें सारे लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, वेल प्लेस्ड है, और सभी में देश और कौम के लिए अच्छा करने का एक जज्बा है। तो मुझे उम्मीद है, और वोटर्स जो एक उनकी जो उम्मीदों पर टीम अफजल अमानुल्लाह खड़ी उतरेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके पैनल के या इनकी टीम के जितने भी लोग हैं सबके सब लोग सफल होंगे। लेकिन ऐसा भी ये और भी जो पैनल्स हैं और भी जो लोग हैं और वर्तमान में जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ये कहा जा रहा है कि ये इस बार स्प्लिट वोट होगी, पैनल पूरा नहीं आएगा, और एक जो इश्यूज़ को जो बिगर इश्यूज़ हैं वो 75 इयर्स का इशू है, वोटिंग का इशू है, प्लस एट द सेम टाइम सेंटर जो अपने आप इतना बड़ा सेंटर है जिससे कोई भी जुड़ेगा तो अपना नाम तो ज़रूर होगा, और पूरे देश का, भारत का विश्वव्यापी क्या प्रारूप होगा इस्लामिक वर्ल्ड में और वर्ल्ड के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या खासियत है आपके पूरे पैनल में जो कि आप और पैनल्स को मात दे पाएंगे, या जो ये कहा जा रहा है कि संघर्ष होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा तो काम नहीं होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट कहीं और से, वाइस प्रेसिडेंट कहीं और से, और जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं वो लोग कहीं और से आएंगे, तो फिर वो बंदर बांट वाली बात फिर से वापस शुरू हो जाएगी, यदि ये कुछ मेंबर्स का ये भी कहना है। प्रखर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो वोटर्स हैं बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अच्छी सूझबूझ वाले हैं, बहुत ही समझदार हैं। एक ही पैनल जो लंबे दिनों तक जीतता आ रहा था, वही पैनल स्प्लिट होकर के अलग अलग पैनल के अपनी टीम को लेकर खड़ा किया है। तो इसलिए काठ की हाड़ी को कोई दोबारा नहीं चढ़ाता है। तो इसलिए उनका चाहे जितने भी ग्रुप में वो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कोई भी इस बार जीतने वाले नहीं है। यहाँ तक एक और पैनल है कि उनके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनकी एज लगभग 72 साल और 6 महीने हो चुकी है। तो 2.5 साल के लिए, ये 5 साल का टेन्योर होता है ऑफिस बेरर का, तो 2.5 साल के लिए कोई फिर से इलेक्शन में नहीं जाना चाहेगा। आप ये कहीं कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब के लिए? नहीं, आपने कहा तो इसलिए यह है, चूंकि मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था। आपने बिल्कुल कहा कि सलमान खुर्शीद साहब के साथ है कि उनकी 72 साल और कुछ महीने एज हो चुकी है, तो नेचुरली उनका ये जो है ना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो कभी भी ये वोटर इस तरह के कैंडिडेट को चुनने में कई दफ़े सोचेंगे कि कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा जो सेंटर है या हमारा देश है दोबारा इलेक्शन में मिड टर्म पोल में जाए। तो इसलिए उनके लिए वैसे वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन उनका ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो वोटर्स को उनकी तरफ जाने से रोक रहा है। आपका पैनल, यदि ये एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्या आपका पैनल यदि पूरी तरीके से जीतता है और काबिज होता है इस प्रेस्टिजियस सेंटर पे, तो क्या आप एज लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, जो वर्तमान में है उतना ही रखेंगे? और फंडिंग कैसे आप करेंगे कि सेंटर को फंड्स की बहुत ज़रूरत होगी इसको पैन इंडिया बढ़ाने के लिए, इसके एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपका क्या एक रोड मैप है? जहाँ तक एज बढ़ाने की बात है, जो ऑफिस बेरर हैं या जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, वो एज की बढ़ाने की बात है, ये किसी भी ऑफिस बेरर के हाथ में ये नहीं है। उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो उसके लाइफ मेंबर्स हैं, ये राइट उनके पास है, और उसके लिए 75% जो लाइफ मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो वोट करेंगे, तब उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट हो सकता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें अमेंडमेंट का राइट किसी प्रेसिडेंट या किसी भी बॉडी के पास नहीं है। ऐसी सूरत में जब लाइफ मेंबर्स या वोटर्स जो चाहेंगे वही होगा, और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी किसी ऑफिस बेरर के, मुझे इसमें किसी तरह का कोई कमेंट करने का राइट नहीं है। जहाँ तक इसको आगे बढ़ाने का और व्यापक करने की जो दूसरा सवाल मेरा था, उस पर आपका रोड मैप क्या है? आप लोगों ने कोई रोड मैप बनाया है?
इसमें बहुत ही क्लियर है कि एक तो है कि इसका इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का प्रेसिडेंट है, वो अगर ईमानदार होगा, वो अगर कॉम्पिटेंट होगा, वो अगर इफिशिएंट होगा, वो उसमें देश और कौम मिल्लत के लिए काम करने का जज्बा होगा, तो उसकी आवाज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनेगी। और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अभी जितने भी टीम लड़ रही है उसमें सिर्फ अफजल अमानुल्लाह के पास ये स्टेचर है। वो उस स्टेचर के हैं, उनके पास ग्लोबल एक्सपोजर है, वो देश और विदेश में काम कर चुके हैं। उनकी फैमिली इस तरह की है कि जो हमेशा अच्छे कामों के लिए उनकी जाते, जो भी उनकी फैमिली को जानता है, जो भी उनके लोगों को जानता है, वो उस स्टेचर के हैं, तो उनमें वो काम करने का जज्बा है। उनकी वाइफ को मैं बताऊं सिर्फ इसमें कि उनकी वाइफ जब बिहार में नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थी, किसी इशू पर डिफरेंसेस हुआ तो विद इन 9 मिनट शी रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिसके लिए लोग कितने लॉबिंग करते हैं और उनको रिजाइन करने में उनको टाइम नहीं लगा। तो ये इस तरह के जो है ना प्रिंसिपल के लोग हैं, ये हमेशा देश को आगे रखते हैं, ये समाज को आगे रखते हैं और उस पर ये डिसीजन लेते हैं। जहाँ तक उसकी इनकम की बात है, तो इनकम उसमें बहुत सारे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो हो रहे हैं, जो सरकार की स्कीमें हैं वहाँ से कैसे पैसे लाने हैं, कैसे वो पैसे उसको मिल सकते हैं। कौम के पास पैसे की कमी नहीं है, देश के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो तब आपको पैसे देंगे जब आप अगर ईमानदारी से उनकी अच्छाई के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए अगर आप कुछ करने का जज्बा लिए हुए हैं, तो समाज आपको पैसा देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट के पास स्कीम है जिससे हम पैसा ले सकते हैं, समाज पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक ईमानदार लीडरशिप की जरूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ टीम अफजल अमानुल्लाह दे सकती है। अमानुल्लाह साहब की टीम ज़रूर, यकीनन मैं देख रहा था जो आपकी टीम, जिसके आप भी एक मेंबर हैं, आप भी एक बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, यू हैव बीन देयर फॉर डिकेड्स ऑल टुगेदर, बट पूरी टीम भी एक एजुकेशन और ये कहें इंटेलेक्चुअल टीम है। क्या आपको लगता है इंटेलेक्चुअल टीम और थोड़ा सा उसमें एक एक्सपीरियंस इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैनवासिंग, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम में और सारे लोगों के हितों को ध्यान रखने के लिए डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत है, और लोगों में भी इतनी कुव्वत है? सब लोग, मैंने आपको कहा कि अपने आप में जितने भी लोग हैं, अपने आप में एक इदारा है, एक संस्था है। जैसे मैंने बताया कि उसमें 2 टीम अफजल अमानुल्लाह जो है 2 उसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, आप अंदाजा कर सकते हैं। एक जो है ना सीनियर ऑफिसर है, जैसा कि मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट, वो ऑलरेडी वहाँ सेक्रेटरी रह चुके हैं उसी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, बदरुद्दीन खान साहब, वो राज्यसभा में सीनियर ऑफिसर है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सब लोग किस तरह से किस लेवल पर है, किस पोजीशन पे है। तो कोई उसमें ऐसा नहीं। एक है जो हमारे मुंबई के रिप्रेजेंटेटिव है, जो डॉक्टर कुरैशी है, जो ऑलरेडी मुंबई में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट यूनियन में रह चुके हैं, वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। अभी मुंबई में वो एक बड़ा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो बहुत बड़ा नाम है, हाईली क्वालिफाइड है डॉक्टर कुरैशी। तो इस तरह के इसमें जितने भी लोग हैं इसमें देखेंगे अथर ज़िया साहब ऑलरेडी गवर्नमेंट में, ऑलरेडी कॉर्पोरेट में वो काम कर चुके हैं। तो वो बहुत इसमें जितने भी उन्होंने काफ़ी उन्होंने सिलेक्शन में काफ़ी उन्होंने ख्याल रखा है। अफजल अमानुल्लाह साहब की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जैसा कि मैंने बताया, वो जमींदार है, हाईली क्वालिफाइड है, वेल प्लेस्ड थे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ईमानदारी और अच्छाई के मामले में वो किसी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इनकी टीम में अभी भी कई 1-2 सीट खाली है। उनका कहना है कि दूसरे पैनल से भी कोई अच्छे लोग जीत के आएंगे, उनको मैं अपनी टीम का हिस्सा बनाऊंगा। इनकी टीम में कई लोग थे, उनको इन्होंने सिर्फ इसलिए बाद में हटा दिया कि उनके बारे में उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी इनके पास। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो ज्वलंत सवाल है, और इस इलेक्शन में 2024 के इंडिया इस्लामिक सेंटर के जो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है दबे जुबान से और ओपनली भी, मुस्लिम मंच। क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम मंच से भी एक आपको डर है, प्रेशर है, या वहाँ से लोग लामबंद हो रहे हैं? नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये वोटर्स को डिसाइड करना है, उसमें कहीं किसी का कोई रोल नहीं है। जो वोटर्स हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के वोटर हैं, उनको डिसाइड करना है कि वो किनको बेहतर कैंडिडेट मानते हैं और किनको वो चुनते हैं। इसमें हम एज ए कंटेस्टेंट, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कमेंट करना ये मुनासिब नहीं होगा।
नहीं, आपका रोल नहीं है कि आप डरते तो नहीं है कि भाई वो जीत जाएंगे, वो टीम ज़्यादा मजबूत है, वो ज़्यादा फाइनेंशियली हो सकता है कि ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए, और एक अच्छे डॉक्टर हैं, दिल्ली में भी हैं, वो भी दिल्ली में ही अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनका, तो वो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। आपके लिए चैलेंज के तौर पे, मैं कमेंट करने के लिए नहीं, चैलेंज की तरह। रैंक एंड फाइल में डॉक्टर की क्या पोजीशन है आप जानते हैं। डॉक्टर इंजीनियर जो है वो आईएएस के नीचे आता है, तो स्ट्रक्चर के मामले में एक डॉक्टर का कोई ये नहीं होता है। दूसरा कि कहीं आज की डेट में गवर्नमेंट की नौकरी उनके पास नहीं है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर है, अच्छे हैं, ये भी मैं जानता हूँ, अच्छे हैं। हमारे दोस्त भी हैं, ये भी हो सकता है, मैं उनको पहले से जानता हूँ, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। हम हर पार्टी के, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोगों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये कहना कि स्ट्रेचर के मामले में वो कभी नहीं हो सकते हैं। आप भी जानते हैं कि एक आईएएस हायरार्की में ऊपर होता है, उसके नीचे बाकी सारे लोग होते हैं, उसके नीचे टेक्नोक्रेट होते हैं, इसलिए हायरार्की में वो कहीं ऊपर नहीं आते हैं। उसमें अफजल अमानुल्लाह साहब से ऊपर कोई नहीं है अभी रैंक एंड फाइल में। सर, आपने एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ योर पैनल आई थिंक एंड एज ए जर्नलिस्ट, आपने दोनों तरीके से अपने बात को बहुत बखूबी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आशा करते हैं आप और आपकी पैनल जीते और देश का नाम ऊपर करे, और भारत में जो इंडिया इस्लामिक सेंटर का जो एक इमेज है उसको और बढ़ाए पूरी दुनिया में। एक भारत की तरफ से एक सौगात है पूरी दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिवन मी टाइम टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन टीम अफजल अमानुल्लाह बिहाफ। थैंक यू सो मच।